नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। 22 जिले 22 खबर कार्यक्रम में स्वागत है आपका। करनाल की नई अनाज मंडी में सीएम मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल कुमार ने नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। अभियान में हजारों की संख्या में स्कूली छात्र और लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में मौजूद सैकड़ों छात्र छात्राओं से नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई और साथ ही ये भी शपथ दिलाई कि अपने आसपास भी नशे को पनपने नहीं देंगे, क्योंकि नशे से एक परिवार ही नहीं बल्कि कई परिवार तबाह होते हैं और जो भी इंसान नशे की लत में पड़ जाता है उसका जीवन अंधकार में हो जाता है। केंद्र व हरियाणा सरकार के सामूहिक प्रयासों से आज करनाल में एक बड़े नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत हो रही है। कौशल किशोर जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, इनके लिए शुभकामना करता हूँ कि इन्होंने एक मुहिम चलाई है। हालांकि ये मुहिम इनके साथ एक व्यक्तिगत रूप से और जो इनकी हानि हुई, इनके बेटे जो शराब के नशे के कारण से ही अपनी जान से हाथ धो बैठे, उसी में से इन्होंने संकल्प लिया कि मुझे समाज में एक जागरण पैदा करना है कि नशे से दूर कैसे रखा जाए, खास करके नई पीढ़ी को। तो नशा मुक्ति आंदोलन इन्होंने कार्यक्रम चलाया है, उसके अंतर्गत आज करनाल में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और वास्तव में ही ये नशे का जो एक चल पड़ा है एक प्रकार से प्रचलन, और ये मैं देख रहा हूं कि पिछले वर्षों में जो आंकड़े आ रहे हैं, जो इसका तथ्य सामने आ रहे हैं, जो उसमें से हर वर्ष कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो रही है। इसमें कम होने का नाम अभी नहीं ले रहा है। कई प्रकार के लोग नशे करते हैं, शराब से करते हैं, गांजे से करते हैं, अफीम से करते हैं, कुछ दवाइयाँ भी लोग अत्यधिक मात्रा में खाने लग गए हैं। तो उसका प्रभाव पहले तो हमारे यहाँ बॉर्डर एरिया में ही थोड़ा ज़्यादा था, अब कुछ और जिलों में भी इसकी जो बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो हमने भी ये तय किया है कि इस अभियान को लगातार चलाया जाएगा, चाहे स्कूलों में, कॉलेजेस में या संस्थाओं में, सरकारी कार्यक्रमों में, सब जगह, और नशा मुक्ति का एक अभियान चलाया जाएगा। सिवानी मंडी के रेस्ट हाउस में सुशासन दिवस सप्ताह का शुभारंभ करते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को जनता के बीच लाकर काम करवाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पहले जनता को अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब सरकार अंत्योदय के माध्यम से, सुशासन दिवस कार्यक्रम के माध्यम से खुला दरबार लगाकर अधिकारियों को जनता के बीच ला रही है, ताकि जनता का काम आसानी से हो सके। उन्होंने कहा कि जनता ही सर्वोपरि है और जनता की ताकत ही सरकार के पास है, इसीलिए अधिकारी अब दरबार लगाकर जनता के बीच पहुंचकर जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। इस मौके पर गांव को लाल डोरा मुक्त करने के अभियान को आगे बढ़ाते हुए कई गांव के लोगों को रजिस्ट्री वितरित की और उनको मालिकाना हक देने की बात भी कही। जनता मालिक होती है, कर्मचारी अधिकारी चुने हुए लोग जनता के सेवक होते हैं, और उसी श्रृंखला में जो इतने सालों से एक व्यवस्था परिवर्तन की हमने कोशिश की, भाजपा की सरकार बनने के बाद वो फलीभूत भी हुई है। उसका परिणाम यह है कि हम अधिकारियों को सरकारी दफ्तर से निकाल कर जनता के बीच में बैठाते हैं, और हमारी कोशिश ये है कि हर आदमी की जो समस्या है, जिसका समाधान हमारे पास है सरकारी अधिकारी के पास। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्यों के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
और इस दौरान हर बूथ पर 11-11 बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और अटल जी द्वारा कराए गए काम को जनता के बीच रखेंगे। इसके साथ ही सरकार के गुड गवर्नेंस को भी लोगों तक लेकर जाएंगे। ओपी धनखड़ ने प्रशिक्षण शिविर के दौरान कार्यकर्ताओं को अनुशासन, सरकार की नीतियों को जनता तक ले जाने और चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं की भूमिका जैसे विषयों की जानकारी दी। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि अब ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जाए। उन्होंने कहा कि जब देश में अन्न का संकट था तो उस वक्त उत्पादन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर का प्रयोग किया गया था, लेकिन अब देश में अन्न भंडारण काफी ज्यादा हो चुका है, इसीलिए क्वालिटी प्रोडक्शन पर जोर दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती हालांकि पहले भी होती थी, लेकिन अब उसको बढ़ावा देने की जरूरत है। कर लो ना। संपन्न हो रहे हैं। फरीदाबाद का आखिरी है, सबसे बाद में हो रहा है। ये प्रशिक्षण शिविर पूरा होने के बाद 22 के 22 दिनों के पूरे हो जाएंगे। वो लगभग 3500 कार्यकर्ता प्रशिक्षित हो जाएंगे। प्रशिक्षण हमारी परंपरा है। इससे पहले हमने मंडलों के प्रशिक्षण वर्ग किए हैं। 256 मंडलों के प्रशिक्षण वर्ग हुए, जिसमें 25,000 कार्यकर्ता प्रशिक्षित हुए हैं। अभी 25 दिसंबर स्वराज दिवस के रूप में अटल जी का जो जन्मदिन है, गुड गवर्नेंस डे के रूप में मना रहे हैं। हर बूथ पे मनाएंगे। हमने 11 कार्यकर्ताओं को कहा है लोगों को कि अटल जी के जन्मदिन पर उनका चित्र हर बूथ पे भेजा है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनके 3 कामों को याद करें। उन्होंने शहीदों का सम्मान अपने अपने गाँव में कराया। उन्होंने पोखरण का विस्फोट किया और दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया। और जो सरकार ने गुड गवर्नेंस के काम किए हैं उनकी भी चर्चा करें। गुड गवर्नेंस का मतलब है जो काम हो रहे थे लेकिन अब अच्छे तरीके से होने लगे। जैसे पंचायत पहले भी थी, स्थानीय निकाय पहले भी थे, अब पढ़े लिखे हो गए। जैसे किसानों को पेमेंट पहले भी होती थी, अब डायरेक्ट खाते में जाने लगे। जैसे बूढ़ों वृद्धों को पेंशन पहले भी मिलती थी, बुजुर्गों को अब उनके खाते में जा रही है। नहीं तो उनका घर का कोई बंदा भारी ले लेता था, उनको पता ही नहीं चलता था, वो पूछते थे पेंशन आ गई क्या। अब घर वाले ने भी उनकी पेंशन में से लेना है कुछ तो फार्म भरवाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी गुड गवर्नेंस की शुरू हुई हैं। जैसे बदलियाँ पहले भी होती थी, अब कंप्यूटर से होती थी। तो इसको गुड गवर्नेंस कहते हैं कि स्वराज तो आ गया, सुराज लाने के काम कर रहे हैं। कुछ नई अच्छी पहले भी गुड गवर्नेंस की चीज़ है। जैसे इलाज के लिए आयुष्मान का कार्ड है कि भाई इलाज के लिए लोगों को तकलीफ नहीं हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें गुड गवर्नेंस के नाम पर, जिससे लोगों को का जीवन स्तर अच्छा हो, उनको योजनाओं का लाभ मिले उनके अपने जीवन के लिए, ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो सरकार ने शुरू की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में किसी भी ऐसे व्यक्ति को 1 जनवरी से भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई है। सरकार के इस आदेश के बाद रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में वैक्सीन लगवाने वालों की लंबी कतारें लगने लगी है। नागरिक अस्पताल के डिप्टी सीएमओ का कहना है कि जिले में अब तक 99% लोगों को पहली डोज और 70% लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। नागरिक अस्पताल सहित जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन प्लांट और बेड की तैयारी कर ली गई है। जिन निजी अस्पतालों में बेड की संख्या 50 से ज्यादा है, वहां ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। लोगों से अपील है कि जल्द वैक्सीन लगवाएं और सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं। अंबाला में एक बार फिर से कोरोना ने बड़े स्तर पर दस्तक दी है। कल एक ही दिन में कोरोना के 7 मरीज मिलने से हर कोई हैरान है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की भी चिंताएं बढ़ गई है। परेशान कर देने वाली बात यह है कि कल मिले 7 मरीजों में से 4 स्कूली छात्र हैं और बाकी 3 बुजुर्ग हैं। वहीं 5 मरीजों को होम आइसोलेट और 2 को सरकारी अस्पताल में एडमिट किया गया है। डॉक्टर सुनील हरी ने बताया कि जिले में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल एक्टिव केसों की संख्या 9 हो गई है, जिनमें 4 स्कूली छात्र भी शामिल है। फिलहाल पूरे स्कूल की टेस्टिंग की जा रही है। सभी मरीजों का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल में आज कमी दर्ज की गई है। गुरुग्राम में यूआई लेवल आज 300 के नीचे है। लगातार बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स में आज कुछ राहत ज़रूर मिली। आज गुरुग्राम में हम बात करें जो AQI लेवल है वो 300 से नीचे है। हालांकि लगातार पिछले कुछ महीनों से अपने खतरे के निशान को एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI लेवल उससे बाहर था और ऐसे में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई थी। जिस तरीके से लगातार वो बढ़ते हुए प्रदूषण पे नकेल कसने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे थे। पानी का छिड़काव किया जा रहा था, साथ ही साथ पेड़ों पर भी पानी का छिड़काव किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर नकेल नहीं कसी जा रही थी। लेकिन आज प्रगति ने गुरुग्राम वासियों के लिए एक राहत ज़रूर दी है। जिस तरीके से AQI लेवल है वो 300 से नीचे है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी भी गुरुग्राम की जो हवा है प्रदूषित ज़रूर है, लेकिन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें ज़रूर गिरावट देखी गई है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज़। आगे बढ़ते हैं। टोहाना में 134A के तहत बच्चों को दाखिला न दिए जाने से परेशान अभिभावकों ने अपने बच्चों को साथ लेकर सड़कों पर अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच के द्वारा उन्हें समर्थन भी दिया गया। बता दें कि 22 दिसंबर को टोहाना प्रशासन के द्वारा 23 दिसंबर को अभिभावकों को बातचीत के माध्यम से इस विषय को सुलझाने का आश्वासन दिया गया था, जिसके तहत अभिभावक 23 दिसंबर टोहाना के खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पहुंचे थे। मगर यहां जब कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई और न अधिकारी मिले, जिस पर अभिभावकों का गुस्सा भड़क गया तथा उन्होंने शहर भर में प्रदर्शन किया। आगे बढ़ते हैं। पंचकूला नगर निगम में धांधली का मामला सामने आया है। पंचकूला में 11 करोड़ की लागत से बनने वाली ओल्ड एज होम की इमारत के मटेरियल में धांधली की जा रही है। ओल्ड एज होम बनाने का टेंडर लेने वाली प्राइवेट कंपनी घटिया क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल कर रही है। जिन्हें अपनों ने ठुकरा दिया, उन्हें आशियाना देने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से पंचकुला में आशियाना बनाया जा रहा है। एक ओल्ड एज होम यहाँ पंचकुला सेक्टर 27 के अंदर बनाया जा रहा है, जिसके अंदर गलत मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम इसमें मौजूद हैं उस साइट के ऊपर जहाँ ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही है। करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा है, जिसके अंदर 92 कमरे होंगे। पंचकुला नगर निगम की तरफ से इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जिन ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो उस क्वालिटी की नहीं है जो टेंडर के अंदर होनी चाहिए। ये ईंटें 3rd ग्रेड की हैं, जबकि टेंडर के अंदर कहा गया था कि A ग्रेड की ईंटों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तभी कॉन्ट्रैक्टर को 11 करोड़ रुपए का टेंडर नगर निगम की तरफ से दिया गया था। वहीं एक नई शर्त भी रखी गई थी कि यहाँ पर जो चनाई करने के लिए या निर्माण करने के लिए जो रेत आएगा वो क्रैशर से A ग्रेड सैंड होना चाहिए, लेकिन ये रेत भी सीधा नदी से मंगवाया जा रहा है, जिसकी क्वालिटी सही नहीं है। ऐसे में जब यह मामला पंचकुला नगर निगम कमिश्नर के सामने उठा तो उन्होंने इस मामले में इंक्वायरी मार्क कर दी है। यहाँ से सैंपल लिए गए हैं, जिसके बाद उन सैंपलों को लैब में भेजा जा रहा है ताकि पुख्ता किया जा सके कि जो अभी तक मटेरियल इस बिल्डिंग के निर्माण में इस्तेमाल किया गया था वो सही नहीं है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि नगर निगम पंचकुला के कमिश्नर धर्मवीर सिंह की ओर से इंक्वायरी तो मार्क कर दी गई है, लेकिन जिम्मेवार SDO JE और इंजीनियरिंग विंग के जो अधिकारी हैं उन पर क्या कार्रवाई की जाती है। वहीं हरियाणा सरकार की ओर से जो एक सपना देखा गया था कि इन लोगों को ठीक मकान मिल सके, एक अच्छी बिल्डिंग मिल सके, वो सपना किस हद तक पूरा हो पाता है। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही, जिस पर देश के सभी क्षेत्रों में काम शुरू हो चुके हैं। देश में विदेशों से
क्रूड ऑयल खरीदने पर हर साल करोड़ों खर्च होता है। पेट्रोल को लेकर भारत आत्मनिर्भर हो, इसके लिए अलग अलग राज्यों में एथेनॉल प्लांट लगाए जा रहे हैं। यमुनानगर में एशिया की सबसे बड़ी सरस्वती शुगर मिल में भी एथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन मिल के एमडी आदित्य पुरी ने किया। सरस्वती शुगर मिल में 1 लाख लीटर रोजाना एथेनॉल तैयार किया जाएगा। 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए प्लांट में हर साल लाखों लीटर एथेनॉल तैयार होगा। इतनी मात्रा में तैयार होने पर क्रूड ऑयल बाहर से नहीं मंगवाना पड़ेगा, जिससे न सिर्फ विदेशी मुद्रा बचेगी बल्कि पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। सरस्वती शुगर मिल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने बताया कि एथेनॉल तैयार करके तेल कंपनियों को सप्लाई किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिरसा के कालावाली में स्कूली छात्रों ने काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन किया और रोडवेज बस में सफर किया। कालावाली से हर रोज सिरसा पढ़ने करने के लिए जाने वाले व अन्य कार्यों के छात्रों की मांग है कि किसान एक्सप्रेस ट्रेन का समय बदला जाए। पहले ट्रेन कालावाली में सुबह 7:30 बजे आती थी, लेकिन कोरोना काल के बाद से सुबह 5:30 बजे आती है, जिससे स्कूल के छात्रों और यात्रियों को परेशानी होती है। छात्रों का कहना है कि वो अपनी मांग के लिए अधिकारियों से मिले, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। अगर मांग पूरी नहीं होती तो युवा बस स्टैंड पर पक्का मोर्चा के तौर पर धरना शुरू करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनीपत के किसान अब ज्यादा पानी लेने वाली फसलों को छोड़कर कम पानी लेने वाले गेंदे के फूलों की खेती पर जोर दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि कम खर्चे में उन्हें ज्यादा मुनाफा होता है। सरकार की योजना मेरा पानी मेरी विरासत को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार की तरफ से अच्छी सब्सिडी भी मिल रही है। शादी के सीजन में फूलों की काफी डिमांड रहती है, तो प्रदेश सरकार किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए अलग अलग फसलों के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि दे रही है। और आगे बढ़ते हैं। रोहतक में लघु सचिवालय की पार्किंग में 2 कार और 1 बाइक खड़ी थी, जिसमें अचानक आग लग गई। वहीं सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। फिलहाल दोनों कार और बाइक जलकर खाक हो गई है। पानीपत की आरकेपुरम कॉलोनी में रात के करीब 2:30 बजे तीसरी मंजिल की छत पर सो रहे 3 दोस्तों का झगड़ा हो गया। झगड़ा देख मृतक सूरज का पिता उठा और तीनों को समझाकर सुला दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद तीनों में फिर झगड़ा हो गया और 15 साल के सूरज को 2 दोस्तों ने तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। परिजनों ने दोनों युवकों पर हत्या करने का आरोप लगाया है और दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं परिजनों की माने तो वारदात को अंजाम देकर दोनों आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन सुबह ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को काबू कर लिया। और इसी के साथ फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।